दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता चलेगा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, अजय डोभाल जी हैं, इसने हमारे देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समय दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा किसमें कितना 56 इंची है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने, रक्षा मंत्री ने कितना संकट में डाल दिया था हमारे देश को। ये हमारे सेनापति जनरल नरवणे की किताब में जो बताया गया है, ध्यान से सुना दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी आपने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की होंगी आज तक की राजनीति में और आज तक के अपने इतिहास में। वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखने। तो मैं खबर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूं। आप लोग, हम समझ रहे हैं कि वक्त लंबा देना पड़ता होगा, लेकिन अगर आज वक्त नहीं लंबा देंगे तो कल आपके पास वक्त नहीं रहेगा, और आपके पास तो न रहे, आपके आने वाली पीढ़ियों के पास वक्त नहीं रहेगा। तो इस किताब के लोग इंतजार कर रहे थे। आप गौर से जरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सारी कहानी। ऊपर देखिए आप, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, फार्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। ये किताब नहीं है। पहली बात, बहुत लोग कह रहे हैं किताब, ये आत्मकथा है। हमारे देश के एक सेना प्रमुख, जिसको इस देश की राजनीति में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं, जिसको किसी पद का मोह नहीं था, उसकी आत्मकथा है। उस आत्मकथा को कोट नहीं करने देना सेना का असली अपमान है। अब नीचे देखिए, असली इंफॉर्मेशन नीचे है। प्रिंट लेंथ, मतलब ये नहीं है कि किताब नहीं लिखी नहीं गई। आज राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं अभी भाव पास चलेंगे तब कड़ी खुलेगी। प्रिंट लेंथ 448 पेज की ये किताब है। लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी गई है। पब्लिशर पेंगुइन वीर, पब्लिशर सब कुछ फाइनल है। आगे देखिए, पब्लिकेशन डेट 30 अप्रैल 2024। 2023 लास्ट से इसकी बुकिंग शुरू हो गई थी। ये शायद बेस्ट सेलर बन जाती, रिकॉर्ड तोड़ती किताब, इसमें जो जो बातें थी। 30 अप्रैल 2024 को ये बुक पब्लिश हो जानी थी। सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि 30 अप्रैल 2024 से करीब करीब 21 महीने हो गए। 21 महीने से इस किताब की रिलीज को, पब्लिकेशन को, इसके पब्लिश होने को किसने रोका? क्यों रोका? क्या डर था? क्या पब्लिश हो जाती तो जो आज सदन में नहीं बोलने दे रहे हो, सदन में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, घर घर में पहुंच जाती है जानकारी? क्या इसलिए पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है? ये हो गई किताब की कहानी। मैं कहा आज पहले किताब की कहानी बताएंगे इस कार्यक्रम में। हटा दीजिए इसको, सुनाइए राष्ट्रवादियों को जरा। मैं कहता हूं, उस समय चाहे अक्सर चीन हो, लद्दाख का सीमा हो, और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है। 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गए हैं। मोदी जी आने के बाद तो हमारा पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। वहां हमारा सीमावर्ती इलाकों में हर तरह का प्रबंधन फैसिलिटी दिया गया है। हमारा आर्मी मजबूत से खड़ा है। हमारा आर्म फोर्सेस देश सेवा में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जी देश से माफी तो मांगे पहले, क्योंकि जो भी हमने चीन के कब्जे में जाने दिया, वो 1959 से पहले और 1962 में कुछ हिस्से गए हैं, और 62 और 59 से पहला है। तो आज राहुल गांधी जी पहले माफी मांगे। राहुल गांधी जी माफी मांगे। नेहरू ने इस देश में इतना करेज चाहिए, सार्वजनिक संसद में माफी मांगी थी, और उसी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो सुधरी नहीं, चले गए, माफी मांगी। भाव बस आ रहा हूं। चीन के साथ जो नेहरू जी को विश्वास था, हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन ने जो विश्वासघात किया, उसके चलते नेहरू जी ने अपने दिल पे इतने लिया कि उसकी मृत्यु हो गई उसमें, और उन्होंने माफी मांगी, देश से माफी मांगी। लेकिन ये जो अंग्रेजों की औलाद, जो अंग्रेजों की सुबह से शाम तक भटेती करते थे, अंग्रेजों के चरण छूते थे, अंग्रेजी सत्ता के गुण गाते थे, इनको क्या मतलब है? नहीं, एक बात ये पार्लियामेंट्री मंत्री है, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री है। पार्लियामेंट के पुराने डिबेट पढ़े जाके। इतना कहा किसको? एक बात इन्होंने कही, सेना तैनात है, तो ये तो राहुल भी कह रहे हैं सेना तैनात है। यही तो मनोज नरवणे ने भी कहा है कि सेना तैनात थी, लेकिन इन सबने परमिशन नहीं दिया। सेना तो तैनात ही थी। क्या बात करते हो? अश्वत्थामा मारा गया, नरोगा कुंजरो नहीं चलेगा। महाभारत तो आपने छेड़ ही रखी है। चलिए अब जरा राहुल को सुनाते हैं, बस 3 बाइट के बाद, आधे बीच में ही हम भाव पास चलेंगे। बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया। मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ, पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे वन सेकंड ब्रदर। सो दैट इज, ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में
अपनी किताब में साफ लिखा है, वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। थैंक यू। देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है, पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आप कह रहे हैं ऑथेंटिक मौका मिलना चाहिए बोलने का, ताकि उसकी ऑथेंटिकेशन बात हो सकती है। डर किस बात का है? डर किस बात का है? डर एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का डर है। एक लाइन है उसमें जो जिससे प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी पूरी सरकार डरी हुई है, वो लाइन में अंदर बोलूंगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। आप राहुल का नया अवतार है वाकई। अच्छा लगा अपोजिशन में, अब ऐसा ही होनी चाहिए अपोजिशन। भाऊ फिर आएंगे, अभी 31 सेकंड का क्लिप आपको सुनवाएंगे, तब असली आपको मतलब झटका लगेगा। लेकिन अभी किताब पब्लिश नहीं हो पाई है, पब्लिश नहीं हो पाई, हमने अमेजन दिखा दिया कि कौन सा डेट का पब्लिश होनी दो थी। बात है कि 2023 में ये किताब लिखी गई, पेंगुइन पब्लिशर है, उसने किताब लिखने का एग्रीमेंट नरवणे जी के साथ कर लिया, ठीक है। लेकिन एक अच्छे फौजी होने के नाते उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसकी परमिशन मांगी। किताब पूरी उन्होंने जमा की, एक किताब पेंगुइन के पास है, एक उन्होंने एक कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे दी। तब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस किताब पे बैठी है 2023 से, हम 2026 में हैं, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो इसमें सरकार की नाकामी छुपी हुई है जिससे सरकार डर रही है, या नरवणे गद्दार है। दोनों पक्ष में, यदि नरवणे गद्दार है तो उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और नरवणे ने यदि सही चीजें लिखी तो देश को सच्चाई जानने का अधिकार है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी पूरी फौज को दी, जिसने जिंदगी पे कई जगह फ्रंट पे लड़े हुए अधिकारी है, ये कोई एयर कंडीशन चेंबर में बैठने वाले अधिकारी नहीं थे। हमारे यहाँ जितने भी हमारे डिफेंस के चीफ है, ये सब फ्रंट पे लड़के आए हैं। ये 7 सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन में एडमिट, मतलब पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स से का 2nd बटालियन का इन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर दोनों एरिया में फ्रंट पे लड़े हैं, गोलियां झेली है शरीर पर। नरवणे नाम है उनका। इनके जैसे भगोड़े नहीं है कि गाड़ी का टायर फटने पे भग जाए, बहुत फर्क है। और उन्हें पीड़ा लिखी है अपनी जीवनी में। नकली जीवनी क्या लिखेंगे? मगरमच्छ के साथ खेला, जहां एयरपोर्ट, जहां स्टेशन नहीं था वहां चाय बेची। हमारी फौज सच्चाई पे चलती है, धर्मनिरपेक्ष निरपेक्ष फौज है मेरी। उसने अपनी पीड़ा लिखी है। उस पीड़ा में यदि आप एक्सपोज हो जाते हैं, उसकी गलती नहीं है। उन्हें उसी किताब में, उसी चैप्टर में, उसी पन्ने पर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताया कि अटल जी क्या थे और कारगिल कैसा हुआ। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि राहुल गांधी अच्छे थे, राजीव गांधी अच्छे थे, जवाहरलाल नेहरू अच्छे थे। उन्होंने अटल जी का बखान किया है, कारगिल युद्ध का जिक्र किया है उसमें। एक आदमी कैसा फंसता है, जो काम आपको करना चाहता आप भाग जाते। सही कहा राहुल गांधी ने, सब भागे हैं ये। राजनाथ सिंह ठाकुरों के नेता, कैसा ठाकुर है पता नहीं, माफ कीजिएगा मैं कभी जाति पे नहीं जाता किसी के, लेकिन ये इतना डरपोक और नीच प्रवृत्ति का डिफेंस मिनिस्टर कभी नहीं मिला होगा देश को, कि जो देश के सैन्य को, देश के सैन्य के अधिकारी पे हवा में छोड़ दे भगवान भरोसे। ये अभी धुरंधर पिक्चर आई है, सब बड़े डोवाल साहब, उसमें डोवाल साहब का कैरेक्टर है एक, और बता दिया किसी देश के प्रति कितने चिंतित रहते हैं पूरे टाइम फिल्म में। ये भगोड़े निकले, फोन नहीं उठा रहे थे। ये जयशंकर, वो तो फोन नहीं उठाएंगे चीन का नाम लेके, क्योंकि पहले बोल दिए थे कि भैया चीन के आगे हम नहीं खड़े हो सकते, बहुत ताकतवर है। उनको फोन करना नरवणे जी की गलती थी। क्या हो गया इन लोगों को? मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा आशीष, जब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और आप उस जगह पे समझोगे अपने आप को रख के कि कैसा आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। एक तुम्हारी फौज है अपनी जो गाजर मूली के जैसे कट जाएगी यदि डिसीजन नहीं लिया तो, और जिसको डिसीजन लेना है वो आईने में देख के अपने बाल बना रहे हैं, फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, ढोकला खा रहे हैं। ये वस्तुस्थिति है। सब नंगे हो रहे थे उस किताब से।
सबका चेहरा दिख रहा था, सबका सीना 56 है कि 6 इंच का है, सब नप रहा था, इसलिए डर गए। ये रिजिजू कहता है ना 1952 में क्या हो गया, 1960 में क्या हो गया, जो हो गया वो गलत हुआ, चल तेरे सामने क्या हो गया जरा सुन लेना, फिर अब क्या हुआ इसका जवाब दे, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा है। मैं अभी आता हूं आपके पास, उसका किताब के अंश भी कुछ आपको सुनवाऊंगा जरा। किताब के अंश देखिए, मैं उस पे आपको एक वन बाय पॉइंट बताऊंगा क्या लिखा है नरवणे जी ने। हाँ, मैं बस आता हूं, जरा सुन लीजिए, कुछ भाजपा के लोगों को सुन लीजिए, इनको सुनेंगे तो और बताने के लिए थोड़ा ऊर्जा मिलती है। सुनाइए भैया, अगली क्लिप लाइए, सुनिएगा इन लोगों को, ये देश प्रेमियों को। देखिए, राहुल गांधी सदन की बनी हुई उच्च मर्यादा को तोड़ रहे हैं। सत्ता में रहना कांग्रेसियों को नहीं आता, लेकिन विपक्ष का रोल अदा करना भी नहीं आता। जिस तरह स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने उठकर बता दिया कि आप ये नहीं बोल सकते, फिर भी नियम के विरोध में जो पुस्तक छपी नहीं उसका रेफरेंस कैसे दे सकते हैं? उसको कोई ऑथेंटिक बात उनकी है नहीं, वो पटल पर इसको रख नहीं सकते, वो अफवाह को बढ़ाना चाहते हैं, वो डोकलाम पर देश को, दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं। उनके बयानों से चाइना को कैसे फायदा हो, इसके लिए बयान दे रहे हैं। जब स्पीकर ने उनको मना किया फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, देश उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आगे सुनाते एक और इनसे भी बड़े धुरंधर, ये तो बेरोजगार हैं, एक दूसरा वाला ताकतवर धुरंधर समझिए। हम जो संसद के अंदर बोलते हैं वो संविधान की एक आर्टिकल है 105, और 105 कहता है कि हमको बोलने की आज़ादी है। उसी 105 में ये लिखा हुआ है कि कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि स्पीकर को रूल बनाना है, लेकिन उसमें एक और जो कैच है 105 का, वो ये कहता है कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। आर्टिकल 19 का जो पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 है, वो ये कहता है कि जहां दूसरे देशों के साथ संबंध खराब होने की बात हो, जहां नेबरिंग कंट्रीज की बात हो, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, उन चीजों में बात करने में परहेज करना चाहिए, नहीं बात करना चाहिए। हटा दो आप। ये भारत के नेबरिंग कंट्रीज पूरा चुनाव नेबरिंग कंट्रीज पे लड़ते हैं सब, पूरा चुनाव। हाँ, बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान, चुनाव बांग्लादेश पाकिस्तान चुनाव करते नेबरिंग हैं, कंट्रीज पे और लड़ते हैं। राहुल गांधी नेबरिंग कंट्री पे बोल ही नहीं रहे थे। पूरा वो तो आप नरेशन जो दिखा था रहे थे। आईना देखिए। ये तो नहीं, ये तो ये बता रहे थे वो नेबरिंग कंट्री ने भी क्या पॉजिटिव लिया, ये भी मैं बताऊंगा इसी किताब में। हाँ, नेबरिंग कंट्री मदद के लिए आती है, लेकिन ये हमारे नेता भांग खा के सो गए उस दिन। मैं अभी एक क्लिप और सुना दूं, तब अब पूरा किस्सा आपसे सुनते हैं। एक क्लिप अब सुनाइए जरा, एक और क्लिप है किरण रिजिजू का, ये सुनिएगा गौर से, अंग्रेजी में है, सब दर्शक सुने गौर से सुने। Exactly. National security is very important. So don't play with national security by speaking the language of anti-India elements. Don't बस रोक दीजिए। make the बाई यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ये कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आप देशद्रोहियों की भाषा मत इस्तेमाल करिए नेशनल सिक्योरिटी को। राहुल गांधी किसकी भाषा बोल रहे थे वहां पर? इस देश के आर्मी चीफ मनोज नरवणे की भाषा बोल रहे थे। इस देश के आर्मी चीफ ने जो लिखा है वो बोल रहे थे। तो आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ मनोज नरवणे की भाषा क्या देशद्रोहियों की भाषा है? ये जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। अब मुझे लगता है पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या एक्स आर्मी चीफ ने जो लिखा है वो देशद्रोही है क्या मनोज नरवणे? ये कह रहे हैं ना कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये लैंग्वेज तो भाऊ मनोज नरवणे की लैंग्वेज है? ये सी जिनपिंग की तो लैंग्वेज है नहीं, ये हु जिनताओ की लैंग्वेज तो है नहीं, ये माओ से तुंग की लैंग्वेज तो है नहीं, न शहबाज की है न मुनीर की लैंग्वेज है। ये हमारे प्राउड, हमारे गर्व मनोज नरवणे की लैंग्वेज है। उसको बता रहा है कि एंटी नेशनल लैंग्वेज, लोगों की लैंग्वेज इस्तेमाल न करें। अब आप बताइए, अब आपके हवाले। देखिए जो चैप्टर छपे हैं, जो छपा है
मैं उसमें कोई अपना एड सब्सट्रैक्ट नहीं करता हूं, अंग्रेजी में है उसको हिंदी में लाने का प्रयास करता हूं, और एक स्टोरी टेलिंग जैसा नरवणे साहब ने बहुत बढ़िया लिखा है। आप पहला पैराग्राफ पढ़ना छोड़िए, आप पूरी किताब पढ़े बगैर नहीं रहेंगे, वाकई बेस्ट सेलर होती, इतना बढ़िया लिखा है उन्होंने। उन्होंने कहा कि 8:15 पर रात को लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड, ने उनको फोन किया 31 अगस्त 2020 को, कि 4 टैंक पीछे इन्फेंट्री की एक बटालियन, मतलब एक सपोर्टेड सिस्टम के साथ रिचिला के तरफ बढ़ रहा है। रिचिला ये ऊपर टीले पे था, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। ईस्टर्न लद्दाख की बात है, जो रिचिला कुछ घंटे पहले भारत ने अपना पोस्ट वहां खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि मुझे टैंक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में सपोर्टिंग मामला। ये 8:15 में शाम को, रात को। उसके बाद उन्होंने तुरंत, जो नरवणे साहब है, उन्होंने तुरंत पहले राजनाथ जी को फोन किया, अजीत डोवाल को फोन किया, जो हमारे देश के सुरक्षा एडवाइजर है यानी से। उसके बाद सीडीएस बिपिन रावत को फोन किया, जयशंकर को फोन किया, और ये सभी को फोन करके एक ही बात बोल रहे थे कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अब मेरे लिए ऑर्डर क्या है। उनके तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया। यहां मिनट मिनट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फायर करना नहीं करना ये ऑर्डर के बगैर नहीं कर सकते। जोशी जी ने दूसरा फोन किया, योगेश जोशी लेफ्टिनेंट जनरल ने, 9:10 पर रात को, और फिर कहा कि साहब ये बहुत नजदीक आ रहे हैं। नरवणे जी थोड़ी देर इंतजार करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। फिर रात को 9:25 पर राजनाथ सिंह को फोन किया। राजनाथ सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं, चुप, सुन लिया, क्या ऑर्डर है, फोन रख दिया। इसी बीच 9:25-30 पर जो चाइनीज कमांडर थे, चीनी आर्मी के कमांडर थे, मेजर जनरल लिउ लिन ने मैसेज भेजा नरवणे साहब को, क्योंकि हम दोनों को भी रुक जाना चाहिए। क्योंकि जब दूसरी बार फोन आया तो इन्होंने एक हवा में एक फायर करते हैं कि जो एक पूरा एक लाइट का गोला जाके बॉर्डर पे गिरता है, उससे उस लाइट में जो आसपास की चीजें दिखने लगती है, उसको दो चीजों के लिए फायर किया जाता है। एक तो कोई पोजीशन मूवमेंट है वो दिखता है, और दूसरा सामने वाले आर्मी को वार्निंग फाइट है कि हम देख रहे हैं आपको, आप औकात में रहिए। तो उन्होंने जब वो लाइट वाला फायर किया, उसके बाद चीनी कमांडर ने मैसेज दिया लिउ लिन ने कि दोनों तरफ से मुझे लगता है कि हमको मीटिंग करनी चाहिए, हम रुक जाते हैं, यदि आप चाहे तो हम दोनों मीटिंग करते हैं, दोनों लेवल पे मीटिंग कर लेंगे। फिर 10 बजे इसके लिए उन्होंने फोन किया राजनाथ को कि अब तो चीनी कमांडर ने मैसेज भेजा है, आप बताइए क्या करना है। फिर राजनाथ चुप हो गए। 10 बजे बाद उसी टाइम पे जैसे ही फोन रखा, उनको फिर जोशी का फोन आया कि चीनी लोगों ने जो रुके थे फिर चढ़ाई शुरू कर दी है, और बहुत नजदीक आ रहा है, क्या करें। ये लोग फोन नहीं उठा रहे, 8:30 से लेके लगातार मैसेजिंग, 8:15 से लेके 8:15 से 10 बज गए रात को, इनके तरफ से कोई मूवमेंट नहीं, कोई डिमांड नहीं, ये जितने भी है भंग खा के सो गए। उसके बाद 10 बजे मैंने एक अपने रिस्क पे कहा कि मीडियम रेंज की आर्टिलरी फायरिंग यदि रेडी रखो, वो हम फायर कर सकते हैं। तब नरवणे आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे तो हम ये फायर कर सकते हैं, हमने लोकल कमांडर्स को अधिकार दिए हैं कि जरा भी कुछ मूवमेंट हो तो आप फायर कर दे, और रोज सैकड़ों राउंड फायर होते हैं, उधर से भी फायर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चीन के तरफ ऐसा आदेश नहीं है, चीन के तरफ क्लियर कट आदेश है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक आप फायरिंग ओपन नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या करें, अपने फौज को मरने दे तो कम से कम एक लाइट फायरिंग करे तो कम से कम उससे रुक जाए। मैंने वो भी नहीं कहा, मैंने कहा तैयार रहो लाइट फायरिंग के लिए अपने लेवल पे। फिर मैंने राजनाथ सिंह जी को फिर फोन किया, फिर राजनाथ सिंह जी का मतलब 10 साढ़े 10 बजे फोन किया होगा। फिर राजनाथ सिंह जी का फोन आया कि जरा रुको मैं पूछता हूं। तब राजनाथ सिंह ने हिम्मत करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूछा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनको कहा वही राजनाथ सिंह जी ने उनको कहा, जो 2 शब्दों में था, वो ये थे, जो आपको लगे उचित, जो आपको उचित लगे कर लीजिए। नरवणे साहब के पैरों की जमीन खिसक गई, इसलिए नहीं कि वो डर गए थे, वो शॉक थे कि जो डिसीजन पॉलिटिकल इलेक्टेड लीडरशिप को लेनी है
वो मेरे गले क्यों डाल रहे हैं? आगे उन्होंने कहा कि मैं एक सैन्य सेनापति था, मुझे मालूम था, मुझे देश की भी चिंता करनी है, मुझे ग्लोबल सिनेरियो भी देखना होता है। कोविड पीक पे था, सप्लाई चेन इफेक्टेड थी, हम चीन के साथ लड़ रहे थे जिनकी सप्लाई चेन जबरदस्त स्ट्रांग होती है। ऐसे में यदि ये हमने फायर ओपन किया और ये लंबे समय तक चला या फुल फ्लेज युद्ध में शुरू हो गया, तो क्या हम ग्लोबल सप्लाई ले पाएंगे? पूरा ग्लोब कोविड से लड़ रहा है। दूसरी बात, जैसे ही ये फ्रंट चालू हो जाएगा, पाकिस्तान वहां से फ्रंट चालू करेगा, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? ये सारी बातें मुझे आकलन करनी थी। चंद मिनटों में जो काम पॉलिटिकल लीडरशिप का था वो मेरे कंधे पे ढोल दिया और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे ही सोचना पड़ रहा है देश में इकोनॉमिक स्थिति क्या है, मुझे सोचना पड़ रहा है कि सप्लाई लाइन का क्या होगा, मुझे सोचना पड़ रहा है कि पाकिस्तान फ्रंट खोला तो क्या होगा, मुझे यह सोचना पड़ रहा है कि ग्लोबल लोग हमारा कितना साथ देंगे नहीं देंगे, सारे मंत्रालय मैं ही देखूं। तब उन्होंने कहा कि कारगिल के समय तो ऐसा नहीं हुआ था, कारगिल के समय तो सिर्फ आदेश होते थे और प्रधानमंत्री कार्यालय से होते थे। वहां कमिटी ऑन इंडिया डिफेंस कमिटी होती थी, एक मिनिस्ट्रीज का डिफेंस का कमिटी होता है, उसमें 2-3 बड़े मंत्री रहते हैं। हाँ, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हाँ, पांच लोग होते हैं सिक्योरिटी के लिए, कमिटी ऑन सिक्योरिटी। वो तय करती है, फिर वो सीडीएस को आदेश देती है कि आप करो। हमें तो आदेश का पालन करना, युद्ध करना या नहीं करना, युद्ध का आदेश मिलने के बाद वो जीत के लिए करना, ये हमारी जान की बाजी लगा के करेंगे। लेकिन युद्ध करना कि नहीं करना, ये किसका काम है? ये इलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का काम है, जो अटल जी ने बाखूबी करा था। और इस बार मुझे बोला गया कि जो आपको उचित लगे सो करें। ये है बादलों के पीछे। ये कितना, मतलब ये कितना मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था। अब ये चैप्टर जब आया तो जो उचित लगे वो कर ले। मतलब आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया कि कल युद्ध यदि हो जाता है फुल फ्लेज तो कितने देश अपना साथ देंगे। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के ऐसे टुकड़े नहीं किए थे आशीष, अरे पूरी दुनिया को उन्होंने एक राष्ट्राध्यक्ष से देश को बात करी थी, कि देश में जाके बात की थी, तब जाके अमेरिका का साथ होते हुए भी पाकिस्तान को तोड़ दिया। और अमेरिका का पहली बार से एशिया में पहला डिफीट है अमेरिका का, वो वियतनाम के बाद, जहां उनको मुक्की खानी पड़ी और अपने मित्र देश को नहीं बचा पाए। तो कोई नहीं है। उन्हें कहा कि भाई इंदिरा गांधी ने भी कमांड, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे युद्ध करने के लिए सारी चीजें जब सिक्योर कर दी थी, तब जनरल मानेकशॉ को कहा था, फील्ड मार्शल मानेकशॉ को, कि अब लड़ो आप, अब हम तैयार है, पीछे जो चाहिए आपको तैयार है। हाँ। उतने बाद भी भाव एक बात करें, जब सारी तैयारी करके इंदिरा गांधी ने कहा, तो मानेकशॉ ने कहा मौसम को लेकर के कि अभी नहीं, रुकना पड़ेगा, अभी ये मौसम नहीं, इसके बाद जो है इतने दिन का वक्त चाहिए, क्योंकि मौसम डिफिकल्टी पैदा कर सकता है। तो इंदिरा गांधी ने फिर उनके बाद को भी वो किया कि हाँ, अगर ये आपका ये पॉइंट वैलिड है तो चलो इसको अब इस डेट पे करो, तभी जाकर के दिसंबर में गए। दिसंबर में मतलब ये है कि ये कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब 8:15 से 10:15 तक 2 घंटे भारतीय फौज लावारिस पड़ी हुई थी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। क्या कर रहा था हमारे देश का प्रधानमंत्री? ढोकला खा रहा था? क्या कर रहा था जयशंकर? गाने सुन रहा था? राजनाथ सिंह जी क्या कर रहे थे? हाथ घुमा रहे थे? चीन 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 चीन। राजनाथ सिंह जी को जितनी बार नरवणे साहब ने फोन किया, आज उससे ज्यादा बार राहुल को रोकने के लिए खड़े हुए, नहीं राहुल को बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। जितने तत्परता से अपनी कलाई खुल जाएगी इस डर से खड़े हो गए, उतनी तत्परता यदि नरवानी जी के फोन पे बता दे होते तो आज आपकी जय जयकार होती। हाँ। एक आध डिफेंस मिनिस्टर गाड़ी लेकर प्रधानमंत्री के घर जाता सीधा कि मेरी फौज पे टैंक चल के आ रहे, गुरुजी क्या करे, आदेश देना होगा। ये सब बड़े मुश्किल से तो डायल हुआ होगा नंबर, इनसे क्या फोन करेंगे। खैर, यही सच है। ये है उस किताब के 2.5 पन्ने, सिर्फ 2.5 पन्ने 448 कारवान ने जो छपे। 448 की किताब है। 448 की किताब पे हर पन्ने पे इनके कपड़े उतरेंगे। उसमें अग्निवीर का भी जिक्र है। दूसरी ये बात कहते हैं कि हमने कैरवान को हम विश्वसनीय नहीं मानते, तो क्या कभी नरवणे साहब ने कैरवान के छपे हुए चीजों को गलत बोला? क्या कारवान में छपे हुए पोर्शन को नरवणे साहब ने खंडन किया? और यदि नहीं खंडन किया, इसका मतलब नरवणे साहब मानते हैं कि जो लिखा वो छपा है।
जो लिखा और छपा, और अगर सब झूठे हैं भाऊ तो कर दो पब्लिश कल किताब पब्लिश कर दो। और बता दो राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, बता दो राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। ऐसा हवा में बात मत करो। राहुल गांधी ऐसा ऐसा करके मत बोलो राजनाथ। अब सिंह भी कहना तुमसे और जी भी कहना, मुझे शर्म आ रही है। नरवणे का वो किताब पढ़ने के बाद पूरा आत्मसम्मान खो दिया है आपने। इस देश का दुर्भाग्य है कि आपके जैसे यहाँ पे रक्षा मंत्री है। नरवणे साहब ने यदि खंडन किया होता इस किताब में छपे हुए का, एक पत्रकार जो चाटू पत्रकार था, वो उसने सवाल पूछा जिसमें राहुल गांधी ने कहा यू आर हियर टू डिफेंड। उन्होंने कहा कि नरवणे ने तो कभी भी नहीं कहा कि जमीन दी। नरवणे ने कभी किताब में लिखा कि हमने जमीन खोई दी। राहुल गांधी ने बोला कि जमीन गई। सवाल चाइनीज टैंक आने का, राहुल ने तो इतना ही कहा था कि जब 5 टैंक स्टार्टेड तुरंत आग लग गई। ये चाटुकार पत्रकार को पूछना पड़ेगा राहुल गांधी को क्या सुन रहे थे कि पीएमओ से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, क्या सवाल जवाब दिखाए। ऐसे पत्रकारों को ये लानत है पत्रकारिता पे, जो सवाल पूछ रहे थे कि नरवणे ने कहा कि कभी जमीन नहीं ली। तो राहुल ने कब लिखा कि नरवणे ने लिखा है कि जमीन गई। चीन ने हमारी जमीन कब्जा की है। लद्दाख का सांसद लिखता है प्रधानमंत्री को कि नो मैंस लैंड चीन ने अपने कब्जे में कर लिया, और भारतीय गोचर की जमीन को नो मैंस लैंड कर रहा है वो, इससे हमारे गाय भैंसों को चरने के लिए जगह नहीं है। ये पत्र है, पब्लिक डोमेन में है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीनी वापस चले गए, जब आए नहीं थे तो जाएंगे कहां से। बड़े अजीब है भाई। चलिए, जब चीन आया नहीं तो गया कहां से। अब राजनाथ उसका एक्सप्लेनेशन थे। अब ये खुल गया चैप्टर, ये चैप्टर खुल गया और इस चैप्टर पे हम भी एक एक पन्ने खोलेंगे। राहुल गांधी ने तो कही दिया कि मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा संसद में। ये जब इनकी व्यवस्था, बिरला साहब की व्यवस्था से चलेगा तब तो चल लिया। खैर, यदि प्रधानमंत्री ये कहते हैं जो आपको उचित लगे वो कर ले, तो फिर तुम काहे को हो भाई, क्यों कुर्सी गर्म कर रहे हो वहां पे। इस्तीफा दे दो। इस देश का सैन्य तो हमेशा ही अपने हिसाब से काम करता आ रहा है। यदि समय आ गया तो वो सर कटवा भी देगा, अपना लहू पानी की तरफ बहा देगा, लेकिन इस देश को सुरक्षित रखेगा। जब आप कहते हो कि जो उचित लगे कर ले, तो फिर आप काहे के लिए बैठे हो यहाँ पे। बैंक वाले जो उचित लगे कहते कर दे, किसान तुमको जो उचित लगे कर दो, जो चाहे उचित लगे तो कर दो। फिर आप काहे हो भाई, ये बताने के लिए। कपड़ा देख के पहचानने के लिए, कपड़ों से पहचानने के लिए, मंगलसूत्र के लिए, भैंस खोलने मंगलसूत्र खींच के देने के लिए। आप कह रहे हो कामिनी बहुत काम है। बंगाल का चुनाव जीतना है, तमिलनाडु का चुनाव जीतना है, केरल में चुनाव जीतना है, पंजाब पर नजर है, इतना काम है बाबू। और आज ये जो नालायक ये शब्द यूज करता हूं मैं, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान पे ठेस है। मुझे गर्व है नरवणे मराठी है। मुझे गर्व है नरवणे का पिता एयरफोर्स में सेवा दे चुका है, दूसरी पीढ़ी है ये। मुझे गर्व है उनका जन्म पुणे में हुआ। मुझे गर्व है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट है। मुझे गर्व है वो आईएमए के स्टूडेंट है। मुझे गर्व है कि वो सिख रेजिमेंट में थे। मुझे गर्व है नरवणे पे। और आप कहते हो देशद्रोही की भाषा बोलता है। नरवणे को कोट करना देशद्रोही की भाषा हो गई। शर्म आनी चाहिए। इस देश के सीडीएस को आप देशद्रोही कहते हैं। इस देश के एक सैनिक को आप देशद्रोही कहते हैं जिसके ऊपर एक छींटा नहीं है। इस देश के सैनिक को हिम्मत कैसी होगी आपकी नरवणे को देशद्रोही कहने वाली। क्योंकि राहुल गांधी ने नरवणे को कोट किया था और आपने कहा कि देशद्रोहियों को कोट करता है। सुनाइए एक बार फिर से उसको, सुनाइए इसको। लैंग्वेज ऑफ एंटी-नेशनल इज नरवणे एंटी-नेशनल। नरवणे इज एंटी-नेशनल, देन आई एम द फर्स्ट एंटी-नेशनल बिफोर नरवणे एंड एंटायर महाराष्ट्र इज एंटी-नेशनल, एवरी मराठा। छत्रपति शिवाजी की भूमि से आए हैं नरवणे, संभाजी राजा की भूमि से आए नरवणे। भगोड़े नहीं है नरवणे। आज एक आपने मराठी आदमी को गाली दी है, आपने एक फौजी को गाली दी है। शर्म आनी चाहिए, पूरे सरकार ने माफी मांगनी चाहिए। वो 30 सेकंड सुनाइए भैया, किरण रिजिजू का 30 सेकंड सुनाइए, 30 सेकंड सुनाइए फटाफट। 30 सेकंड, 31 सेकंड सुनाइए, सुनिए आप लोगों से। ऑडियो कहाँ है, खोलिए ऑडियो। Exactly, national security is very important, so don't play with national security by speaking the language of anti-India elements. Don't. Who is anti-India element? Who is anti-India element? Whose language Rahul Gandhi was speaking? Rahul Gandhi was quoting the General Naravne. I salute him. I am proud of him. इसके जैसे लोगों को पार्लियामेंट से निकाल देना चाहिए। केस कर देना चाहिए इसके ऊपर। केस कौन करेगा? केस तो आप पे हो जाएगा, हम पे हो जाएगा केस। अरे ठीक है, नरवणे जी को डिफेंड करने के लिए यदि 10 केस हुए तो तुरंत जेल में काटने के लिए तैयार। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आता हूँ, इतना डरपोक नहीं हूँ आशीष। यदि छत्रपति जी का नाम लेता हूं तो गर्व से लेता हूं, और वो अधिकार है मुझे लेने का, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जातिवाद नहीं करता, और मैं इनके जैसा
भाऊ देश की सुरक्षा को तार तार नहीं होने देता। मैं एक लाइन कहूंगा आखिर में, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद में गए थे, अगर हम भी चले जाएंगे किसी की कैद में तो देश तय करेगा कि हम किसकी कैद में हैं। बस चला दीजिए भैया, रिएक्शन आगे चला दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। हम भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। एक बार फिर सैल्यूट करते हैं हम उस मेरे भूमिपुत्र को, जनरल नरवणे को, कि सच्चाई बयां करने की कम से कम हिम्मत दिखाई। हिम्मत तो है। बाकी लोगों जैसे लोकसभा और मंत्री पद के लालच में अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचा। सैल्यूट करता हूं मैं। सैल्यूट है। और हम अभी और पन्ने खोलेंगे, चिंता मत करिए, और पन्ने खोलेंगे। पहले से बता देते हैं, पहले से इसलिए हम बता देते हैं कि भाई कोई ये ना कहे कि नहीं एकाएक, पहले से आप लोग चौकन्ना रहिए, और पन्ने लाएंगे, खोजेंगे पन्ने, कहीं कहीं से खोजेंगे और लाएंगे पन्ने।